नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। कहानी का नाम है डरावनी रात, एक ट्रक ड्राइवर की कहानी। हाँ, और हमारे पास इसी कहानी का एक अंश है स्रोत के तौर पर। तो इसमें एक ट्रक ड्राइवर है मनीष। हाँ। वो रात में ट्रक चला रहा है NH14 हाईवे पर, और फिर वो एक ढाबे पर रुकता है थोड़ा आराम करने के लिए शायद। बिल्कुल। और ढाबे पर ही उसकी नजर पड़ती है एक महिला पर। गोद में एक बच्चा भी है उसके। हाँ, बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वो देखता है उसे, फिर शायद अपना खाना वाना खाता है। और फिर कुछ देर बाद वही महिला उसके पास आती है। जी, और उससे लिफ्ट मांगती है। पास का कोई गांव है, निरप्पुर। कहती है कि उसकी सास बहुत बीमार है और उसे सूरज उगने से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। वादा भी करती है कि वो रास्ता बता देगी पूरा। तो अब मनीष थोड़ा सोच में पड़ जाता है। मतलब रात का वक्त है, अनजान रास्ता। हाँ, वो हिचकिचाता है पहले तो। रास्ता जानता नहीं, कौन भरोसे करे रात में। लेकिन फिर वो देखता है कि अकेली औरत है, साथ में छोटा बच्चा है, देर रात है, तो उसका दिल शायद पसीज जाता है। हाँ, वो मदद के लिए मान जाता है। सोचता है चलो छोड़ाऊंगा। पर यहीं से मतलब चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। ये कोई नॉर्मल सफर नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो महिला ट्रक में बैठती है, उसका रवैया मतलब थोड़ा बदल सा जाता है। कैसे? मतलब पहले तो वो ठीक से बात कर रही थी ना? हाँ, पहले तो विनम्र थी, पर जैसे ही मनीष शायद कुछ खाने पीने का पूछता है या कुछ बात करता है, तो वो बड़े रूखेपन से जवाब देती है। अच्छा, एकदम से? हाँ, एकदम से। और मनीष को ये बात थोड़ी खटकती है। उसे मतलब डर सा लगने लगता है अंदर ही अंदर। और फिर वो एक और चीज नोटिस करता है ना, बच्चे के बारे में। हाँ, वो देखता है कि बच्चा गोद में जो है वो बिल्कुल शांत है, एकदम स्थिर, न हिल रहा है न डुल रहा है। ये तो बहुत अजीब बात है। छोटे बच्चे खासकर सफर में इतने शांत तो नहीं रहते। बिल्कुल। मनीष को भी ये अजीब लगता है। वो पूछता भी है शायद। हाँ, वो पूछता है बच्चे के बारे में, पर महिला चुप, कोई जवाब नहीं देती। बस रास्ता बताती रहती है, इधर मुड़ो उधर जाओ। बाप रे, ये चुप्पी तो और डरावनी है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मनीष का डर बढ़ता जाता है, माहौल भारी होता जाता है। रात का सन्नाटा, अनजान रास्ता और ये अजीब औरत और बच्चा। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सुबह के करीब 4 बज रहे होते हैं। हाँ, लगभग 4 बजे मनीष की नजर फिर बच्चे पर पड़ती है। और इस बार क्या? उसे वो बच्चा अचानक से बड़ा दिखने लगता है। बड़ा? मतलब जो बच्चा उसे पहले मुश्किल से 6 महीने का लग रहा था, वो अब उसे कोई 2 साल का नजर आता है। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मनीष को ऐसा ही दिखता है। और बस यहीं पर उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि उसने लिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यकीनन ये तो बिल्कुल अलौकिक बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है? बीच रास्ते में है उस महिला के साथ। वो चुप रहता है, डरा हुआ पर चुप। और इस डर को बढ़ाने के लिए वो महिला अचानक लोरी गाने लगती है। हाँ, एक अजीब सी धीमी आवाज में लोरी। सोचिए जरा वो माहौल, अंधेरी रात, ट्रक की आवाज और वो डरावनी लोरी। मेरे तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मनीष की क्या हालत हुई होगी? वो बुरी तरह डर जाता है। और महिला, वो बार बार बस एक ही रट लगाए हुए है। क्या? जल्दी चलो, सूरज निकलने से पहले पहुंचना है। ये सूरज निकलने से पहले पहुंचने वाली बात, इसमें जरूर कोई राज था। मनीष भी यही सोचता है। वो हिम्मत करके आखिरकार पूछ ही लेता है। क्या पूछता है? कि भाई ऐसा क्यों? सूरज निकलने से पहले क्यों पहुंचना है? क्या हो जाएगा अगर देर हो गई तो? और महिला क्या जवाब देती है? वो बस एक अजीब सी मुस्कान देती है, बहुत ही अजीब। और कहती है, सवाल मत करो भैया, बस जल्दी चलो। उफ, ये तो और भी ज्यादा डरावना है। जवाब ना देना, बस वो मुस्कान। हाँ, वो मुस्कान शायद सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी उस वक्त। फिर क्या वो पहुंचते हैं गांव? हाँ, कुछ देर बाद महिला दूर कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाती है। कहती है, वो रहा मेरा गांव, निरप्पुर आ गया। मनीष को थोड़ी राहत मिलती होगी कि चलो ये सफर खत्म हुआ। हाँ, उसे लगता है जान बची। वो ट्रक को गांव की तरफ ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं, क्या होता है? वहां एक अजीब सी भयानक शांति होती है। बिल्कुल अंधेरा, उन रोशनियों के अलावा कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, न इंसान न जानवर, एकदम वीरान। ये कैसा गांव है? पता नहीं। महिला ट्रक रुकवाती है और उतरते मनीष से कहती है। क्या कहती है? कोई चेतावनी? हाँ, वो कहती है, भैया यहां से सीधे चले जाना, और सुनो,
इधर वापस कभी मत आना। वापस मत आना। हाँ, और ये भी कहती है पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसी चेतावनी है जैसे पुरानी कहानियों में होती है, पीछे मुड़कर मत देखना। बिल्कुल क्लासिक लोक कथा वाली बात। मनीष डर तो जाता है, पर वो अकेला है। वो जल्दी से ट्रक मोड़ता है। और क्या वो सीधा चला जाता है, पीछे नहीं देखता? वो कोशिश तो करता है, पर इंसान है, उत्सुकता तो होती है। 2 मिनट भी नहीं होते। उसने देख लिया? हाँ, उससे रहा नहीं गया। उसने साइड मिरर में पीछे देखा। और क्या देखा उसे? यही तो कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। बताओ। उसे पीछे ना कोई गांव दिखा, ना वो टिमटिमाती रोशनियां, और ना ही वो महिला। तो फिर क्या था वहां? वो जगह एक पुराना वीरान कब्रिस्तान थी। क्या कब्रिस्तान? हाँ, जहां उसने उस महिला को उतारा था वो असल में एक कब्रिस्तान था। हे भगवान, मतलब वो गांव, वो रोशनियां, वो सब भ्रम था, या शायद कुछ अलौकिक। मनीष की तो हालत खराब हो गई होगी। बिल्कुल, वो इतना डर गया कि बस किसी तरह कांपते घबराते ट्रक भगाकर वापस उसी ढाबे पर पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। और ढाबे पर उसने बताया किसी को? हाँ, वो पहुंचते ही अपने दोस्तों को, ढाबे के लोगों को पकड़ता है, पूरी कहानी सुनाता है, हांफते हुए, उस महिला के बारे में, बच्चे के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में। और वो लोग क्या कहते हैं? ढाबे वाले और उसके दोस्त, वो सब कहते हैं कि उन्होंने तो ऐसी किसी महिला को या बच्चे को ढाबे पे देखा ही नहीं था। क्या मतलब, मनीष जब ढाबे पर था तब भी वो महिला वहां नहीं थी? सिर्फ मनीष ने उसे देखा? उनके हिसाब से तो यही था। वो कहते हैं तुम अकेले ही थे, शायद थक गए होगे, नींद आ रही होगी। लेकिन मनीष जानता था कि उसने क्या देखा है, क्या अनुभव किया है। बिल्कुल, वो एकदम हैरान, थका हुआ, पर सदमे में अपने ट्रक में वापस जाकर बैठ जाता है और बस सोचता रहता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। क्या वो सच था या उसका वहम? कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक अनसुलझे सवाल के साथ। जी, और ये कहानी कई परतों में डरावनी है। हाँ, मतलब विश्लेषण करें तो कई चीजें हैं। एक तो वो रात का अकेलापन, सुनसान हाईवे, ये अपने आप में एक डरावना माहौल बनाता है। बिल्कुल, और फिर एक अजनबी पर भरोसा करना, खासकर रात में, ये भी एक तरह का डर है जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं होता है। और उस महिला का बदलता व्यवहार, पहले मदद मांगना, फिर रूखापन, फिर वो अजीब लोरी, वो मुस्कान, ये सब तनाव को धीरे धीरे बढ़ाता है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। फिर वो बच्चे का बदलना, ये चीज कहानी को यथार्थ से परे ले जाती है। सही कहा, वो 6 महीने से 2 साल का हो जाना, ये तर्क से बिल्कुल बाहर है। ये सीधे सीधे अलौकिक या पैरानॉर्मल की तरफ इशारा करता है। और वो सूरज उगने से पहले पहुंचने की जिद, जैसे सूरज की रोशनी से कोई खतरा हो, या शायद वो रोशनी में टिक नहीं सकती थी। हाँ, जैसे भूत प्रेत या बुरी आत्माएं रोशनी से डरती हैं, वैसा कुछ। और अंत में वो गांव का कब्रिस्तान निकलना, ये सबसे बड़ा खुलासा है जो पूरे अनुभव को एक भयानक मोड़ देता है। ये कुछ हद तक उन शहरी किंवदंतियों जैसा है ना, वैनिशिंग हिचहाइकर जिसे कहते हैं, लिफ्ट मांगने वाला भूत। हाँ, काफी मिलता जुलता पैटर्न है। एक अजनबी लिफ्ट मांगता है, सफर में कुछ अजीब होता है, और मंजिल पर पहुंचकर वो गायब हो जाता है, या कुछ चौंकाने वाला पता चलता है। तो मतलब एक सामान्य सी मदद की पेशकश कैसे एक भयानक, कभी न भूलने वाले अनुभव में बदल गई। जी। और मनीष के लिए तो ये जिंदगी भर का सदमा बन गया होगा। वो ढाबे पर वापस आता है और कोई उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं, कोई गवाह नहीं। ये बात और भी डरावनी है कि आप कुछ अनुभव करें और कोई और उसे कंफर्म ना कर पाए। आपको लगने लगता है कि कहीं आपके दिमाग में ही तो कोई गड़बड़ नहीं। सही कहा। क्या ये थकान और अकेलेपन का नतीजा था, या वाकई उस रात NH14 पर कुछ अनहोनी घटी थी? श्रोत हमें इसका जवाब नहीं देता, वो इससे पाठक या श्रोता पर छोड़ देता है। और शायद इसीलिए ये कहानियां इतनी असरदार होती हैं, क्योंकि वो एक अनिश्चितता छोड़ जाती हैं। हाँ। वो हमारे मन में बसे अनजाने डरों को कुरेदती हैं। अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर, धोखे का डर, और सबसे बढ़कर अलौकिक का डर। अंत में मनीष उस ढाबे पर रह जाता है अपनी उलझन और डर के साथ। एक ऐसा अनुभव जिसने शायद उसकी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया हो। बिल्कुल, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तविकता कितनी नाजुक हो सकती है, और कैसे एक अनुभव इंसान की सोच पर गहरा और स्थायी असर डाल सकता है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। क्या ऐसी चीजें सच में होती हैं, या ये बस हमारे डर हैं जो कहानियों का रूप ले लेते हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, पर ऐसी कहानियां हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, डराती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। किसी ने नहीं देखा तो फिर वो कौन थी?
मनीष का तो दिल ही बैठ गया होगा। बिल्कुल। और ये जो पूरी घटना हुई, इसका मनीष पर बहुत गहरा असर पड़ा, स्थायी असर। हाँ, वो नोट्स 3 AM, मनीष का बदला हुआ मन, यही बताते ना। जी, वो एकदम बदल गया, बहुत ज्यादा डर गया, शक्की हो गया। रात में गाड़ी चलाते हुए उसे हर परछाई में कुछ दिखने लगता था, किसी अजनबी को देख के घबरा जाता था। उसे खुद पर शक होने लगा होगा कि जो देखा वो सच भी था या। हाँ बिल्कुल, क्या वो सच था या सिर्फ थकान, अकेलेपन और डर का वहम। उसका पूरा आत्मविश्वास हिल गया। उसने रात में ट्रक चलाना ही छोड़ दिया और उस रास्ते से, NH14 के उस हिस्से से वो दोबारा कभी नहीं गुजरा। और निरादपुर, उस गांव का क्या हुआ? मजे की बात यह है कि नक्शे पर या कहीं भी निरादपुर नाम का कोई गांव मिलता ही नहीं है। कोई गांव है ही नहीं? नहीं। मनीष बाद में कहता है, जैसा नोट्स में लिखा है, मदद अच्छी बात है लेकिन हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। और उसे कभी कभी, आज भी, वो लोरी सुनाई दे जाती है। तो ये थी मनीष की कहानी। कैसे एक आम रात, एक मदद करने का इरादा, एक भयानक, न भूलने वाले अनुभव में बदल गया। इस सब का मतलब क्या है? क्या समझे इससे? हाईवे का जो एक अपना डर होता है वो है, और हाँ, मनोवैज्ञानिक असर भी है। हाँ, वो डर और शक वाला हिस्सा। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ऐसे अनुभव, चाहे वो सच में अलौकिक हों या दिमाग का वहम, किसी इंसान की सच्चाई की पूरी धारणा को हिला सकते हैं। और वो विरोधाभास कितना गहरा है, मदद करने की एक अच्छी भावना और उसका इतना भयानक नतीजा, ये सोचने पर मजबूर करता है। ये बात तो है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में रह जाता है। सुनसान हाईवे पर आधी रात को जब थकान हावी होती है, सब कुछ धुंधला सा लगता है, तब असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ हमारा थकावा अकेला दिमाग होता है जो डर की तस्वीरें बनाता है? या फिर क्या अंधेरे में वाकई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे हैं? सोचने वाली बात है।